आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक ऐसी मूवी को जिसे देखने के बाद आपको विश्वास नहीं होगा कि क्या इस तरह से भी किसी को धोखा दिया जा सकता है। इस मूवी की एंडिंग देखने के बाद आपको एहसास होगा कि दुनिया के लोग कितने शातिर हो सकते हैं। इस मूवी की कहानी को अच्छे से समझने के लिए मूवी को अंत तक जरूर देखें और आप कमेंट में जरूर बताना कि आपको मूवी कैसी लगी। मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक शादीशुदा जोड़ी को दिखाया जाता है। लड़के का नाम होता है यथार्थ सिन्हा और उसकी वाइफ का नाम होता है सांची सिन्हा। दोनों की नई नई शादी हुई थी और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे दोनों के बीच लड़ाइयाँ बढ़ने लगी। और इसी दौरान एक दिन सांची यथार्थ से कहती है कि मैं पिछले 3 महीनों से तुमसे कह रही हूँ कि मुझे डिवोर्स चाहिए। क्या तुमने अपने वकील से बात की? मैं यूके का वीजा लगवा चुकी हूँ और आज शाम तक मुझे जवाब चाहिए। यथार्थ कहता है ठीक है। अब यथार्थ अपने ऑफिस जाते वक्त साइकियाट्रिस्ट विद्या को कॉल करता है और उससे कहता है कि सांची ने रोज रोज का तमाशा बना रखा है, मैं थक चुका हूँ। इस पर विद्या कहती है कि डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। यथार्थ जैसे ही ऑफिस जाता है उसका बॉस उसे कहता है कि तुम्हें एक मीटिंग अटेंड करने के लिए सिंगापुर जाना होगा। यथार्थ मना कर देता है। वो कहता है कि मैं इस वक्त कहीं नहीं जा सकता क्योंकि मेरी वाइफ को मेरी जरूरत है। अब कुछ देर बाद खबर आती है कि 13 स्टूडेंट्स को बम से उड़ा के मार डालने वाला एक आतंकवादी जिसे फांसी की सजा सुनाई गई थी वो पुलिस की गिरफ्त से फरार हो चुका है। उस आतंकवादी का नाम हक गुल है और अब वो एक बिल्डिंग के फ्लैट को अपने कब्जे में ले चुका है। यथार्थ की नज़र जैसे ही इस न्यूज़ पर जाती है वो ये न्यूज़ देखकर काफ़ी परेशान हो जाता है और जल्दी से अपनी कार लेकर अपने घर की ओर भागता है। रास्ते में वो अपनी वाइफ सांची को कॉल करता है लेकिन सांची कॉल रिसीव नहीं करती। अब यथार्थ विद्या को कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम न्यूज़ खोलकर देखो। और विद्या जैसे ही न्यूज़ खोलकर देखती है वो भी इस न्यूज़ को देखकर काफ़ी परेशान हो जाती है। अब यथार्थ जल्दी से गाड़ी चलाकर अपने बिल्डिंग के नीचे पहुंचता है और पुलिस वालों के पास जाकर उनसे कहता है कि जो आतंकवादी इस बिल्डिंग में घुसा है वो मेरे ही फ्लैट में है। अब एक पुलिस वाला यथार्थ को एसीपी हरिश्चंद्र के पास लेकर जाता है। एसीपी उस बिल्डिंग के वॉचमैन को पीट रहा था क्योंकि जिस वक्त वो आतंकवादी बिल्डिंग में घुसा था वो वॉचमैन अपने फोन में लगा हुआ था। यथार्थ को जैसे ही एसीपी के सामने लाया जाता है यथार्थ उनसे कहता है कि क्या मैं अपने घर जा सकता हूँ। इस पर वो एसीपी कहता है कि आप अभी वहाँ नहीं जा सकते। अब वो एसीपी यथार्थ को बिठाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। यथार्थ कहता है कि मेरी वाइफ और एक हाउसमेट जो 24 घंटे हमारे साथ ही रहती है। इस पर वो एसीपी कहता है कि वॉचमैन ने बताया कि तुम्हारी मेड 1 घंटा पहले घर से बाहर गई थी और वो अभी तक वापस नहीं आई। ये सुनते ही यथार्थ एसीपी से कहता है कि फिर तो मेरी वाइफ घर में अकेली है, मुझे प्लीज उसके पास जाने दीजिए। इस पर एसीपी कहता है कि वो अकेली नहीं है, उसके साथ लश्कर का एक आतंकवादी है जिसके पास 9mm की एक लोडेड गन है। अब हमें बिल्डिंग के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो आतंकवादी सांची को एक जोर का थप्पड़ मारता है और उससे कहता है कि उठो और मेरे लिए पानी लेकर आओ। अब वो आतंकवादी जिसका नाम गुल है वो खिड़की के पास आता है और एसीपी से कहता है कि अगर तुम लोगों ने होशियारी करने की कोशिश की तो एक और बेकसूर की जान चली जाएगी। इस पर एसीपी कहता है कि शराफत से आकर वैन में बैठ जा, वरना अगर हम लोग ऊपर आ गए तो तू यहाँ से मुर्दा करके वैन में जाएगा। अब गुल गुस्से में आकर सांची को पकड़कर खिड़की के पास लाता है और एसीपी से कहता है कि फांसी की सजा तो मिली है मुझे, अगर मैं एक और को मार दूं तो वो सजा बदलेगी नहीं। और अब वो कहता है कि मेरे साथ ही जिब्रान को यहाँ लाओ, तुम लोगों के पास 1 घंटे का समय है। एसीपी गुल से कहता है कि जिब्रान पिछले 6 महीने से फरार है। इस पर गुल कहता है कि तुम लोग मुझसे झूठ मत बोलो, तुम लोगों ने उसे छुपा कर रखा है, इसलिए जल्द से जल्द उसे यहाँ लेकर आओ। ये सब देखकर यथार्थ एसीपी से कहता है कि आप जिब्रान को यहाँ लेकर आइए। एसीपी काफी गुस्से में था। वो एक हवलदार से कहता है कि इसे ले जाकर अंदर बिठाओ, दिमाग की माँ बहन कर रखी है इसने। और कुछ देर बाद एसीपी यथार्थ के पास जाता है और उससे कहता है कि वो दिलजले फिल्म का अजय देवगन नहीं है जिससे प्यार से बात करूंगा तो वो मान जाएगा और सरेंडर कर देगा, वो असली का आतंकवादी है। उधर फ्लैट के अंदर गुल सांची से कहता है कि मुझे देख क्या रही है, मेरे हाथ में AK-47 नहीं है लेकिन इसकी एक गोली भी तुम्हारे लिए काफी है। सांची गुल से कहती है कि अगर तुम मुझे मार सकते हो तो मार दो, चाहे पहले इन लोगों से तुम अपना काम करा लो फिर मुझे मार देना,
गुल कहता है मैडम क्या तुम मेरे आने का इंतजार कर रही थी? तुम मरने के लिए इतनी मरी क्यों जा रही हो? तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम्हारी बॉडी पर आज तक कोई खरोच भी आई हो। मौत की तकलीफ मालूम है तुम्हें? ये सुनते ही सांची गुल से कहती है कि मेरा पति मुझे रोज कई बार ये तकलीफ देता है, इसलिए तुम मुझे एक बार में मारकर इस तकलीफ से आजाद कर दो। उधर हमें यथार्थ को दिखाया जाता है जो एसीपी से कहता है कि मुझे ऊपर जाने दीजिए, अगर मैं सही वक्त पर ऊपर नहीं गया तो उन दोनों की जान एक साथ जा सकती है। ये बात सुनते ही एसीपी चौंक जाता है। यथार्थ कहता है कि मेरी वाइफ को डिल्यूजनल डिसऑर्डर की बीमारी है, वो भी एडवांस स्टेज पर। यथार्थ एसीपी को बताता है कि जो चीजें सच नहीं होती वो उसे सच मान लेती है। जैसे कि आज सुबह ही वो मुझसे कहती है कि मैंने 3 महीने से डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं किए हैं, जबकि हम दोनों के बीच डिवोर्स की कोई बात ही नहीं हुई। और अब वो अपनी साइकाइट्रिस्ट विद्या को मेरी गर्लफ्रेंड समझती है और रोज इस बात पर मुझसे लड़ती है। दूसरी तरफ सांची गुल से कहती है कि मेरे पति ने अपनी गर्लफ्रेंड को मेरा डॉक्टर बनाया हुआ है ताकि दोनों मिलकर मुझे पागल साबित कर सके। गुल नाम है ना तुम्हारा, तुम ही बताओ क्या मैं तुम्हें पागल लगती हूँ? गुल कहता है ऐसी बात है तो छोड़ क्यों नहीं देता वो तुम्हें? सांची कहती है कि अगर वो मुझे छोड़ देगा तो मेरी प्रॉपर्टी अपने नाम कैसे करवाएगा? इस पर गुल कहता है ओ मैडम बंद करो अपनी ये कहानी, मैं यहाँ तुम दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं आया हूँ, यहाँ खुद की लाइफ की बैंड बजी हुई है। नीचे हमें यथार्थ के मैड को दिखाया जाता है जिसे एक हवलदार अपने साथ लेकर आता है। यथार्थ उससे कहता है कि तुम सांची को अकेला छोड़कर कहाँ चली गई थी? इस पर वो मैड कहती है कि मैडम ने मुझे सामान का लिस्ट दिया था, मैं वही लेने गई थी। यथार्थ एसीपी से कहता है कि सर आप इससे पूछ लीजिए सांची की कंडीशन के बारे में, मुझे उसे हर रोज दवाई खिलानी पड़ती है पर वो लेना नहीं चाहती, इसलिए मुझे किसी न किसी चीज में छुपाकर उसे दवाई देनी पड़ती है ताकि वो ठीक रहे। और तभी वो मैड यथार्थ से कहती है कि साहब मैडम की दवाई का वक्त हो चुका है। यथार्थ एसीपी से कहता है कि अगर दवाई देने में देर हो गई तो कुछ भी हो सकता है। उधर कमिश्नर को होम मिनिस्टर के सेक्रेटरी का कॉल आता है, वो कमिश्नर से कहते हैं कि हम दिल्ली से एनएसजी भेज रहे हैं। इस पर कमिश्नर कहता है कि हमारी बेस्ट टीम इस केस में लगी हुई है, हमें बस 2 घंटे का वक्त और दे दीजिए। उधर बिल्डिंग में गुल को दिखाया जाता है जो एसीपी से कहता है कि जिब्रान का क्या हुआ, जल्दी से उसे यहाँ बुलाओ वरना अच्छा नहीं होगा। ये कहकर वो सभी को डराने के लिए हवा में फायरिंग कर देता है। इधर एसीपी को कमिश्नर की कॉल आती है। कमिश्नर कहता है कि दिल्ली से एनएसजी भेजे जाने की बात हो रही है, तुम्हें पता है ना कि अगर एनएसजी आ गई तो हमारी कितनी बदनामी होगी। उधर गुल सांची से कहता है कि तुम अमीर लोग बाहर से घर गाड़ी देखकर लगता है कि तुम लोगों के पास क्या कुछ नहीं होगा, लेकिन अंदर झांक कर देखो तो तुम लोगों के पास घर और गाड़ी के अलावा कुछ भी नहीं होता। सांची गुल से कहती है कि आज की दुनिया में झूठ सच के कपड़े पहनकर घूमता है, इसलिए दुनिया मेरे पति को सही समझती है और मुझे गलत। तभी फोन पर घंटी बजती है। गुल जैसे ही फोन उठाता है उधर से यथार्थ बात करता है। यथार्थ कहता है कि मैं सांची का पति बोल रहा हूँ, सांची की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए हर 4 घंटे पर उसे दवाई खिलानी पड़ती है। वो दवाई खाना नहीं चाहती, इसलिए किसी न किसी चीज में मिलाकर उसे दवाई खिलानी पड़ती है। वो दवाई मैंने छुपाकर बाथरूम में स्विच बोर्ड के पीछे रखा हुआ है, प्लीज वो दवाई उसे खिला दो। अगर उसे टाइम पर दवाई नहीं दी गई तो वो ना सिर्फ खुद के लिए बल्कि हम सब के लिए खतरा बन सकती है। ये सब सुनने के बाद गुल यथार्थ से कहता है कि मुझे तुम लोग अपनी चाल में फंसाने की कोशिश मत करो, एसीपी से कहो कि वो जिब्रान को यहाँ लेकर आए, उसके बाद तुम अपनी बीवी को संभालते रहना। फोन रखते ही सांची गुल से कहती है कि यथार्थ ने वो गोलियां कहाँ छुपा कर रखी है, वो गोलियां मुझे ठीक करने के लिए नहीं बल्कि पागल करने के लिए खिलाता है। वो गोलियां खाते ही मैं पागलों की तरह हरकत करने लगती हूँ। इस पर गुल सांची से कहता है कि तुम्हारे शहर में इंसान नहीं बसते बल्कि सब के सब फरेबी हैं। सांची कहती है मैं फरेबी नहीं हूँ गुल, चाहे तो तुम मुझे आजमा कर देख लो। गुल कहता है जाओ जाकर चाय बनाओ 2 कप, क्योंकि तुमको भी वही पीना है जो तुम मुझे पिलाओगी। उधर यथार्थ एसीपी से कहता है कि जिब्रान कौन है, आप उसे यहाँ लेकर क्यों नहीं आते। इस पर एसीपी कहता है कि वो फरार है। यथार्थ कहता है कि मेरी बीवी को अगर टाइम पर दवाई नहीं दी गई तो उसके दिमाग का फ्यूज किसी भी वक्त उड़ सकता है। कुछ दिन पहले की बात है, सांची की डॉक्टर घर पर आई हुई थी। इसी दौरान जब मैं उसके डॉक्टर से कुछ पूछ रहा था तो सांची को हम दोनों पर शक हो गया कि हम दोनों का अफेयर चल रहा है, और अचानक उसने घर का सामान उठाकर डॉक्टर विद्या पर फेंकना शुरू कर दिया और इसी दौरान डॉक्टर विद्या को चोट लग गई। यथार्थ एसीपी से कहता है कि उसे जो भी कहानी अच्छी लगती है वो उसे सच मान लेती है, चाहे वो सच हो या ना हो। ये सब सुनने के बाद एसीपी कहता है कि अब तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि दोनों में से सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है।
उधर फ्लैट के अंदर सांची गुल से कहती है कि क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? इस पर गुल कहता है कि सवाल पूछते हुए दो ही अच्छे लगते हैं, एक बच्चे दूसरा बच्चन। सांची कहती है कि एक दिन की बात है, मैं मार्केट से जल्दी घर वापस आ गई और जैसे ही मैं अपने कमरे में गई मैंने देखा कि यथार्थ बेड पर लेटा हुआ है और विद्या बाथरूम से बाहर निकल रही है। यथार्थ ने मेड को भी घर से बाहर भेज दिया था। विद्या ने कहा कि वो मुझसे मिलने के लिए आई थी। मुझे ये सब देखकर काफी गुस्सा आ गया था क्योंकि मुझे पता था कि दोनों मुझसे झूठ बोल रहे हैं। इसलिए मैंने घर का एक सामान उठाकर उस चुड़ैल के सिर पर दे मारा। इस पर गुल कहता है कि ये दुनिया ही ऐसी है मैडम, यहाँ गैरों पर विश्वास मत करो और अपनों पर तो बिल्कुल विश्वास मत करो। अब गुल बताता है कि कश्मीर में मेरा सगा चाचा रहता है, उन्होंने मुझे रहने और खाने को दिया। मैं उन्हें खुद के लिए फरिश्ता मानता था। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि मुंबई में मैंने तुम्हारे लिए एक काम ढूंढा है और मैं इधर आ गया। चाचा ने मोहम्मद अली रोड के पास एक कमरा भी मुझे दिला दिया और 2 दोस्त भी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। कुरियर का काम था, यहाँ से सामान उठाओ वहाँ पहुँचाओ और वहाँ से उठाओ तो कहीं और पहुँचाओ। मैं बहुत खुश था। रोज की तरह आज भी एक पार्सल मिला जिसे बॉयज हॉस्टल में जाकर देना था। उस पार्सल के डिलीवरी होने के 2 दिन बाद ही उस बॉयज हॉस्टल में एक ब्लास्ट हो गया। कुरियर मैं ले गया था, दस्तखत भी मेरे थे, तो आतंकवादी भी मैं ही हुआ ना। मेरे चाचा ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने मुझे मेरे दोस्तों के साथ अरेस्ट कर लिया और 20 दिनों तक पुलिस मुझे मारती रही। 21वें दिन मैं और मेरा सच दोनों जेल के कुएं में कैद हो गए। गुल की स्टोरी सुनने के बाद सांची को गुल पर दया आ जाती है। वो गुल की तरफ अट्रैक्ट भी होने लगती है। तभी गुल भागकर खिड़की के पास जाता है और एसीपी को चिल्लाकर कहता है कि मुझे जिब्रान के साथ साथ 50 लाख रुपए भी चाहिए। अगर सरकार को देने में कोई दिक्कत हो तो मैडम के हस्बैंड को बोल दो, लेकिन 2 घंटे के अंदर मुझे ये दोनों चीज चाहिए। ये सब सुनने के बाद यथार्थ एसीपी से कहता है कि गुल पैसे मांग रहा है, मतलब कि वो यहाँ से जाना चाहता है। सरकार अगर उसे पैसा नहीं देना चाहती तो मैं दे देता हूँ, कम से कम वो मेरी पत्नी को तो कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। एसीपी कहता है क्या लगता है आपको, पैसे देने के बाद वो आपकी पत्नी को छोड़ देगा? 13 मासूम लड़कों की जान ली है उसने। साल भर पहले एक लड़का कश्मीर से मुंबई के संजीवन हॉस्टल में पढ़ने के लिए आया था, लेकिन कुछ लड़कों ने उसे आतंकवादी कह कहकर उसका जीना हराम कर दिया था, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली। उसी का बदला लेने के लिए गुल के चाचा ने गुल को ट्रेंड करके मुंबई भेजा था। गुल मुंबई आकर अपने साथियों के साथ मिलकर बम बनाने लगा। लश्कर से ट्रेनिंग लेकर आया हुआ था वो, इसलिए उसके अंदर काफी हिम्मत थी। बॉम्ब बनाने के बाद वो उसे खुद बॉयज हॉस्टल में प्लांट करने के लिए चला गया, लेकिन भगवान का शुक्र था कि वॉचमैन ने उसकी शक्ल को पहचान लिया था। इसके बाद हमने वॉचमैन के कहने पर उसका एक स्केच बनवाया और उसे उसके साथियों के साथ मोहम्मद अली रोड से अरेस्ट कर लिया। उधर फ्लैट में सांची गुल के साथ कुछ अलग ही सीन क्रिएट कर रही थी। गुल को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि सांची का सच में दिमाग खराब है या फिर उसका कुछ और ही इरादा है। इसी दौरान गुल एक फायर कर देता है। एसीपी पूछता है कि गुल ऊपर क्या चल रहा है। गुल फोन पर बताता है कि फायर गलती से हो गया, सब ठीक है। ऊपर गुल सांची से कहता है कि क्या मुझे एक पानी का गिलास मिलेगा। सांची जैसे ही पानी लाने के लिए किचन में जाती है, पीछे से गुल आ जाता है और सांची से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ कश्मीर चलोगी। सांची कहती है हाँ चलो हम अभी चलते हैं, मेरे पास एक प्लान है, तुम खाली बंदूक मेरे सिर पर रखकर नीचे चलो। ये बात सिर्फ हम दोनों को पता होगी कि बंदूक में गोली नहीं है। सांची के कन्विंस करने पर गुल मान जाता है और अपनी बंदूक की सारी गोलियां निकाल देता है। फिर सांची के सिर पर गन तान कर वो उसे लेकर नीचे जाता है और एसीपी से कहता है कि किसी भी तरह की चालाकी मत करना, वरना मैडम की खोपड़ी यहीं खोल दूंगा। एसीपी कहता है कि जिब्रान और 50 लाख रुपए आने में कुछ वक्त बाकी है। गुल कहता है मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस मैं मैडम को साथ लेकर यहाँ से जाना चाहता हूँ, मैडम की गाड़ी निकालो। तभी सांची कहती है कि इसका गन खाली है। ये कहकर सांची वहाँ से भागने की कोशिश करती है। अब इससे पहले कि पुलिस कुछ करती, गुल वहाँ का एक शीशा तोड़कर सांची की गर्दन पर रख देता है और उसे सबके सामने फिर से बिल्डिंग के अंदर लेकर चला जाता है। ये न्यूज सुनने के बाद होम मिनिस्टर फिर से कमिश्नर को कॉल करते हैं और कहते हैं कि दिल्ली से एनएसजी मुंबई के लिए अब निकलने वाली है, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। कमिश्नर ये बात एसीपी को बताता है। यथार्थ एसीपी से कहता है कि सर आप लोग से कुछ नहीं हो पा रहा है तो मुझे बोलिए, मैं पैसों का इंतजाम कर लेता हूँ, वो मेरी पत्नी को मार डालेगा। और फ्रस्ट्रेशन में कहता है कि आप लोगों का इस केस के प्रति अप्रोच ही गलत है, आप लोगों को तो सर्कस ज्वाइन कर लेना चाहिए। वैसे आजकल सर्कस देखने कोई चाहता तो नहीं, लेकिन तुम लोगों को देखने के लिए लोग जरूर आएंगे। इन दोनों के बीच हो रही लड़ाई को पुलिस वाले किसी तरह संभालते हैं। एसीपी यथार्थ को समझाते हुए कहता है कि हमारी अभी ऐसी नौबत नहीं आई
आई है कि हमें उस आतंकवादी को पैसे देने पड़े, और कहता है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो बंदूक खाली करके नीचे क्यों आया था, उसका प्लान क्या था। इस पर यथार्थ कहता है कि ये सब सांची का प्लान है। उसके मेंटल कंडीशन के बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वो दूसरों को कंट्रोल करने के लिए उसे खुद की तरफ अट्रैक्ट करती है। अभी ऊपर गुल सांची के साथ अकेला है, अब वो उसे अट्रैक्ट करेगी और कुछ भी करेगी सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेने के लिए। ऊपर गुल सांची को ले जाकर कुर्सी से बांध देता है और कहता है कि ये शहर तो जेल से भी ज्यादा खतरनाक है। पहले भरोसा टूटा, फिर हड्डी टूटी और अब दिल टूट गया। इधर एसीपी यथार्थ से कहता है कि सिचुएशन अब कंट्रोल से बाहर हो रहा है। इससे पहले कि एनएसजी आ जाए आप पैसों का इंतजाम कर लो। यथार्थ कहता है ठीक है, लेकिन मुझे आपको एक बात बतानी है, पर मैंने सोचा नहीं था कि किसी अनजान को मैं ये बात बताऊंगा। वो ये कि सांची का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। मुझे उसके बारे में नहीं पता। उसके चक्कर में आकर सांची ने बैंक का पासवर्ड और घर के लॉकर का पासवर्ड भी बदल दिया है। मुझे लगता है कि वो सब कुछ लेकर उसके साथ यहाँ से भागना चाहती है। ऊपर सांची गुल से कहती है कि तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रहे हो, मेरे पति कहाँ हैं। ये सब सुनने के बाद गुल का दिमाग खराब हो जाता है। गुल उसके पास जाकर कहता है मुंह बंद कर, वरना सारी गोली तुम्हारी खोपड़ी में उतार दूंगा। तभी अचानक गुल को याद आता है कि उसके हस्बैंड ने उसे गोली देने के लिए कहा था ताकि उसका दिमाग ठीक रहे। अब वो बाथरूम में जाता है और स्विच बोर्ड के पीछे छुपाए हुए टैबलेट को निकालता है। फिर वो सांची से कहता है कि 2 कप चाय बनाओ। इसके बाद वो छुपाकर सांची की चाय में गोलियां मिला देता है। अब गुल सांची से कहता है कि मैंने तुम्हें गोलियां खिलाई है, अब तुम मुझे बताओ कि गोली खाने के पहले तुम ठीक थी या फिर गोली खाने के बाद तुम ठीक हो। याद करो, तुम मेरे साथ भागना चाहती थी क्योंकि तुम्हारा पति तुम्हें परेशान करता है। पर सांची कोई भी जवाब नहीं देती। अब गुल गुस्से में खिड़की के पास जाता है और एसीपी से कहता है कि अब मुझे जिब्रान नहीं चाहिए, बस पैसे और गाड़ी अभी के अभी यहाँ लेकर आओ। ये सब सुनने के बाद यथार्थ एसीपी से कहता है कि सर ये हमारा आखिरी चांस है, अगर एनएसजी आ गया तो सारा कंट्रोल आपके हाथ से निकल जाएगा। एसीपी मान जाता है। अब यथार्थ जल्दी से पैसे अरेंज करने के लिए वहाँ से निकलता है। बैंक से वो 37 लाख रुपए निकालता है। बाकी बचे हुए पैसे वो अपने एक दोस्त से लेता है। ऊपर सांची गुल से कहती है कि मुझे भूख लगी है। गुल कहता है भूख लगी है तो बर्दाश्त करो। इस पर सांची कहती है खाना ना सही, कम से कम जूस तो पिला दो। गुल सांची की बात मान लेता है और उसे जूस पिलाने लगता है। मौका देखकर सांची फिर से गुल को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगती है और गुल से कहती है मेरे हाथ खोल दो क्योंकि मैं भी तुम्हें जूस पिलाना चाहती हूँ। अब सांची गुल को जूस पिलाने लगती है। गुल सांची के जाल में फिर से फंसने लगता है। इसी दौरान मौका देखकर सांची गुल के बंदूक की ओर अपना हाथ बढ़ाती है। गुल कहता है तुम फिर से मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हो। इस पर सांची कहती है बेवकूफ़ तो हो तुम, उसके और यथार्थ के जैसे। गुल कहता है ये दूसरा कौन है। सांची कहती है कोई है जिसके साथ मैं यूके भाग जाना चाहती थी, लेकिन उससे पहले तुम आ गए और अब मैं तुम्हारे साथ यहाँ से भागना चाहती हूँ। नीचे यथार्थ पैसे लेकर आ चुका था। वो कहता है कि मैं ऊपर अकेला जाना चाहता हूँ। एसीपी उससे कहता है कि तुम ऊपर अकेले जाओगे, लेकिन तुम्हें मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे। ऊपर गुल सांची से कह रहा होता है कि मैं एकदम सच कह रहा हूँ, जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाऊँगा। और अब वो सांची को लेकर बाथरूम जाता है। फिर बोर्ड के पीछे से वो गोली निकालता है जो यथार्थ सांची को देता था। गुल उस गोली को सांची के सामने फ्लश कर देता है और सांची से कहता है कि आज के बाद तुम्हें कोई भी ये दवा नहीं देगा, और ये कहकर वो सांची को गले से लगा लेता है। इधर यथार्थ पैसों से भरा बैग लेकर बिल्डिंग के अंदर जाता है। उसके बिल्डिंग के अंदर जाने के कुछ देर बाद ही उस फ्लैट से गोलियां चलने की आवाज़ आती है। ये सुनते ही एसीपी अपनी टीम के साथ भागकर ऊपर जाता है। एसीपी जैसे ही फ्लैट के अंदर जाता है वो देखता है कि सांची मर चुकी है और यथार्थ की गोद में लेटी हुई है। वहीं गुल उसके सामने बैठा हुआ है जिसके पास ही बंदूक पड़ी है। और अब वो एसीपी से कहता है कि मैंने नहीं मारा इसे, लेकिन एसीपी उसे घसीटते हुए अपने साथ वहाँ से लेकर निकल जाता है। गाड़ी में बैठने के बाद भी गुल यही बोल रहा था, मैंने नहीं मारा उसे, मुझे मारना ही होता तो मैं उसके साथ उसके पति को भी मार डालता। इसके बाद गुल को जेल भेज दिया जाता है और वहीं सांची को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल। अब हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहां यथार्थ कटघरे में खड़ा था और वो जज को बता रहा था कि उस दिन वो जैसे ही फ्लैट के अंदर गया उसने देखा कि गुल बंदूक ताने सामने खड़ा है। मैंने उसे कहा कि मैं पूरे पैसे लेकर आया हूँ, प्लीज सांची को छोड़ दो।
सांची ने मुझे देखते ही कहा, यथार्थ जल्दी से इसे पैसे दे दो और मुझे यहाँ से लेकर जाओ। लेकिन ये सुनते ही गुल अजीब तरह से बिहेव करने लगा। मैडम, मैंने बोला था मुझे फिर से धोखा मत देना। और ये कहते ही वो सांची पर गोलियां चलाने लगा और सांची मेरी आंखों के सामने ही मारी गई। इतनी ही देर में एसीपी वहां आ गए। इसके बाद उन्हें पता है कि आगे क्या हुआ। अब जज गुल से कहते हैं कि तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है। गुल कहता है कि मैं उसे क्यों मारूंगा, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और साथ रहना चाहते थे। वो मेरे साथ कश्मीर जाना चाहती थी। ये उसका पति मैडम को कोई दवाई देता था उसे पागल बनाने के लिए। मैडम ने खुद बताया था मुझे। गुल कहता है कि यथार्थ जैसे ही बैग लेकर घर के अंदर आया, मैं वो बैग लेकर मैडम के साथ वहाँ से निकलने वाला था। लेकिन तभी यथार्थ ने पूछा कि मैडम की गोलियाँ कहाँ हैं। मैंने कहा कि अब वो गोलियाँ तुम मैडम को कभी नहीं दे पाओगे, क्योंकि मैडम तो जाएगी मेरे साथ और दवाइयाँ पहले ही फ्लश में जा चुकी है। ये सुनते ही यथार्थ ने कहा कि अबे इडियट, पहले ही बता देता तो मुझे इतना ड्रामा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसके बाद उसने एक दवा की बोतल अपने पॉकेट से निकाल कर वहाँ रख दी। फिर उसने मुझसे कहा कि तू इसे अपने साथ लेकर जाना चाहता है, जा तू इसे लेकर जहाँ भी जाना चाहता है, चला जा, जान छुड़ा मेरी इससे। और इसके बाद वो मैडम को गंदी गालियाँ देने लगा। इसके बाद मैडम ने मुझसे कहा कि गुल, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो इसे सूट कर दो। मैं ये सब देखकर हैरान हो गया कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। इसी दौरान यथार्थ धीरे धीरे मेरे पास आ गया और मेरे हाथ में रखे बंदूक से उसने मैडम पर लगातार 3 गोलियां चलाई। मैं तो मैडम को इन लोगों से बचाकर अपने साथ ले जाना चाहता था। इसके बाद क्या हुआ सब एसीपी को पता है। इसके बाद एसीपी बयान देता है। वो कहता है कि गुल बिल्कुल झूठ कह रहा है। वो यथार्थ पर जो भी इल्जाम लगा रहा है वो गलत है। मैं पूरे दिन मिस्टर सिन्हा के साथ था। उसने अपनी पत्नी को बचाने के लिए हर वो कोशिश की जो एक पति को अपनी पत्नी के लिए करना चाहिए, या शायद उससे भी बढ़कर। अब एसीपी जज से कहता है कि गुल को मैं पिछले कई महीनों से जानता हूँ, क्योंकि मैंने ही इसे अरेस्ट किया था। इंटेरोगेशन के दौरान मुझे पता चला कि गुल मेंटली स्टेबल नहीं है, इसलिए इसकी ज्यादातर बातें मनगढ़ंत कहानियां होती है जिसमें कोई रियल किरदार नहीं होता। इसके मेंटली अनस्टेबल होने का रिपोर्ट मैं पहले ही सबमिट कर चुका हूँ। अब जज फैसला सुनाते हैं कि हकगुल को पहले ही 13 स्टूडेंट को मारने के लिए फांसी की सजा सुनाई गई थी और अब इसे सांची मर्डर केस में सेक्शन 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई जाती है। लेकिन इसे तब तक फांसी नहीं दी जाएगी जब तक ये मेंटली स्टेबल ना हो जाए। इसके बाद एसीपी गुल को मेंटल हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है। और अब फाइनली हम इस मूवी की रियल स्टोरी के बारे में जानेंगे कि इस मूवी की काली सच्चाई क्या है। दरअसल सांची की डॉक्टर विद्या का यथार्थ के साथ सच में अफेयर चल रहा था। विद्या ने ही यथार्थ को दवाई दी थी सांची को देने के लिए, जिससे कि वो पागल होने लगे और धीरे धीरे इन दोनों के रास्ते से वो निकल जाए। इसके बाद यथार्थ ने अपने मेड को बता दिया था कि हर 4 घंटे पर सांची को ये दवाई देनी है। वो ये दवाई खाएगी तो नहीं, मगर किसी न किसी चीज में मिलाकर उसे टाइम पर ये दवाई देनी है। इस मूवी में हम यथार्थ को सांची के लिए परेशान होते हुए देखते हैं। दरअसल वो सांची के लिए परेशान नहीं था, बल्कि वो दवाई के लिए परेशान था जो वो सांची को दे रहा था। डॉक्टर विद्या ने यथार्थ से कहा था कि अगर वो दवाई पुलिस के हाथ लग गई तो हम बुरी तरह से फंस जाएंगे। इसलिए जब यथार्थ पैसों का इंतजाम करने के लिए बाहर निकला था तो डॉक्टर विद्या ने असली गोली को रिप्लेस करने के लिए नकली गोली यथार्थ को दी थी जो उसने उस फ्लैट में रख दी थी। लेकिन गुल ने असली गोली को फ्लश करके यथार्थ का काम पहले ही पूरा कर दिया था। पर ये कहानी यही खत्म नहीं होती। इस मूवी का एक और पार्ट अभी बाकी है और वो पार्ट है एसीपी। दरअसल सांची यूके जाना चाहती थी, लेकिन पासपोर्ट वेरिफिकेशन के कारण उसका वीजा अटका हुआ था। सांची इसका गुस्सा जाकर पुलिस वालों पर उतारती है। इसी दौरान सांची की मुलाकात एसीपी से होती है। एसीपी सांची को अपने केबिन में ले जाता है। सांची से बात करने के दौरान एसीपी सांची की खूबसूरती की ओर अट्रैक्ट हो जाता है और पहली ही मुलाकात में दोनों के नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। अब इनका मिलना और बात करना शुरू हो जाता है, लेकिन सांची का यूके जाने का प्लान कैंसिल नहीं होता। वो एसीपी से कहती है कि तुम अपनी जॉब छोड़ दो, हम दोनों यूके जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन एसीपी अपनी नौकरी छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। सांची जैसे ही ये सुनती है वो कहती है कि अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हारे खिलाफ केस फाइल कर दूंगी। इसके बाद तुम घर, नौकरी और अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठोगे। एसीपी सांची की धमकियों से डर जाता है। दरअसल एसीपी पहले से शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे, इसलिए अब वो सांची को अपने रास्ते से हटाने की प्लानिंग करने लगता है। उसी वक्त गुल को 13 स्टूडेंट को मारने के केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी।
गुल को जेल ले जाते वक्त एसीपी वैन में उसके साथ अकेला बैठता है। वो गुल से कहता है कि मैं तुम्हें फांसी पर लटकने से बचा सकता हूँ, बस तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। इसके बाद वो गुल को अपना प्लान समझाता है। वो कहता है कि तुम सांची को ऊपर उसके फ्लैट में कैद करके रखना और मैं उसके पति को पैसे लेकर ऊपर भेजूंगा। जैसे ही वो ऊपर जाएगा तुम सांची को शूट कर देना और सारा इल्जाम उसके पति पर डाल देना। गुल एसीपी की बात मान लेता है। अब एसीपी सांची को मैसेज करता है कि वो उससे मिलना चाहता है, इसलिए वो सांची से कहता है कि वो मेड को किसी बहाने से घर से बाहर भेजे। इसके बाद एसीपी गुल से कहता है कि वो उसे मारे और उसकी गन लेकर वहाँ से भाग जाए। गुल ऐसा ही करता है। वो एसीपी को मारकर उसकी गन लेकर वहाँ से भाग जाता है और इस तरह से एसीपी अपने प्लान को अंजाम देता है। आगे क्या होता है ये तो हमने मूवी में देख ही लिया। अब एसीपी गुल के पास जाता है और उसे कहता है कि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, तुम भी अपना प्रॉमिस याद रखना, क्योंकि जिब्रान पिछले 6 महीने से मेरे ही पास है और कहता है कि अगर तुमने कभी भी मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश भी की तो मैं उसे ठोक दूंगा। इसके बाद हमें पता चलता है कि गुल ने सांची को एसीपी की सारी सच्चाई बता दी थी कि एसीपी उसे मारने के लिए वहां भेजा है, पर गुल ने सांची से कहा था कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं बल्कि अपने साथ कश्मीर ले जाऊंगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ सबसे बड़ा धोखा गुल के साथ हो गया। गुल ने कई बार एसीपी को बताने की कोशिश भी की कि उसने सांची को नहीं मारा बल्कि उसके पति ने उसे मारा है, पर एसीपी ने गुल की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और अब गुल सच में पागल हो गया क्योंकि उसे हर जगह अब सांची दिखाई दे रही थी। गुल सांची से कहता है, किया एक भी नहीं मगर मिल गई 14 खूनों की सजा, सभी झूठे आजाद और सच पागल खाने में कैद। तो आपको ये शानदार मूवी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।